अस्सलाम वालेकुम। आज हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, उससे पहले आप सोचें कि पीछे हमने जो लॉ पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, उनमें पहले बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया चार्ल्स लॉ में, और एवोगाड्रो लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखा गया। अभी देखें, अगर इमेजिन करें कि कोई भी चीज़ इनमें से कांस्टेंट ना रखी जाए, वेरिएबल कर दी जाए, तो फिर वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उसी इफ़ेक्ट को हम आज देखेंगे इस इक्वेशन के तहत। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, इसको कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन देता है कलेक्टिवली प्रेशर रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। अगर हमारे पास एक आइडियल गैस है तो उसके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या इफ़ेक्ट है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन की डिराइव किस तरह हुई। बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। इस तरह ये टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन में बताता है चार्ल्स लॉ, इधर नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया गया। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। अच्छा, अभी हम वो सिचुएशन लाएंगे जो अभी हमने कही कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ कांस्टेंट ना रखी जाए, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इन सब को अगर वेरी किया जाए, तब्दील किया जाए, तो फिर हमारे वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। वॉल्यूम के ऊपर इफ़ेक्ट देखने के लिए हम इन ऊपर वाले तमाम रिलेशंस को कंबाइन कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू एन टी डिवाइड बाई पी। इसका क्या मतलब ये वही है जो लॉज में हमने पढ़ा। नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। कंडीशन ये है कि इसमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रखी गई। तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है और इक्वलिटी। कांस्टेंट आ गया, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास इक्वेशन डिराइव हो गई। डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट। आर के बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले भी एक वीडियो में मैंने बता चुका हूँ आर की कंप्लीट, उसकी वैल्यू, उसकी यूनिट्स वगैरह के बारे में, फिर भी इधर लिख लेते हैं। और अगर हम बचाएं तो एन टी डिवाइड हो जाएगा पी वी ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये है। अगर SI यूनिट में कैलकुलेट करें तो 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर आता है। क्लियर? अभी इसके मुतालिक हम इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं कुछ। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इफ़ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट वी गेट विच लॉ। मतलब अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख लें तो हम कौन सा लॉ ऑब्टेन कर सकते हैं इससे। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन को हमने 1 ले लिया, पी वी इज इक्वल टू आर टी। हमने कांस्टेंट क्या रखा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और ये आर भी कांस्टेंट है। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनके प्रोडक्ट में एक नया कांस्टेंट आएगा जो कि कांस्टेंट होगा के बराबर। तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर कौन सा लॉ हमें मिल रहा है, बॉयल्स लॉ। बिल्कुल आसान। इसी तरह ये कंडीशन हो और हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो फिर हमें कौन सा लॉ ऑब्टेन होगा, पी वी इज़ इक्वल टू आर टी। प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया गया ना, प्रेशर को इस साइड पे ले आएँ कांस्टेंट के नीचे, आर डिवाइडेड बाई पी कांस्टेंट एक के बराबर आएगा, वी डिवाइडेड बाई टी। तो ये कांस्टेंट आया ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। और ये कौन सा लॉ हमें बताता है, चार्ल्स लॉ। बिल्कुल आसान तरीका। अभी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अगर हमारे पास है, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही कांस्टेंट रख दें तो फिर हमें कौन सा लॉ ऑब्टेन होगा। हमें पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रख दें, प्रेशर को इधर ले आएँ, आर टी डिवाइडेड बाई पी, ये सब कांस्टेंट। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन सा लॉ है, एवोगाड्रो लॉ। क्लियर? अभी MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टर्म पी वी हैज़ सेम यूनिट एज, मतलब पी वी की क्या यूनिट होगी। पी वी की हम यूनिट निकालते हैं, प्रेशर क्या है ATM जो कि पास्कल
SI उसकी यूनिट है, पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम की क्या यूनिट है, DM क्यूब थी या मीटर क्यूब, मतलब यूनिट में कोई फ़र्क नहीं, तो इसकी ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी PV इनका प्रोडक्ट है ना, तो इन यूनिट्स का भी प्रोडक्ट ले लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डॉट मीटर क्यूब, जो कि बराबर आएगा ये -2 और +2 कट जाएंगे, 1 मीटर बच जाएगा, न्यूटन मीटर जो कि जॉल के बराबर है। जॉल आपको पता है किस चीज़ की एनर्जी है, किस चीज़ की यूनिट है, एनर्जी की। तो PV की ये यूनिट आ गई। इसी तरह PV = nRT होता है। द टर्म nRT हैज़ सेम यूनिट एज। आप एक बात ज़हन नशीन कर लें, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि फ़िज़िक्स हो या जो भी रिलेशन हमारे पास आए, LHS = RHS। अगर हम कोई भी क्वेश्चन है उसमें इक्वालिटी का निशान आया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, उन दोनों साइड्स की यूनिट्स आपस में बराबर होंगी। बिल्कुल आंखें बंद करके आप ये लिख लें। जैसे हमने इधर निकाला PV किस चीज़ की यूनिट थी, किस तरह इसकी यूनिट है, एनर्जी की, तो इसकी यूनिट जॉल आ रही थी। इसी तरह nRT की भी जॉल आएगी। कैसे, n नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, इसको मोल्स को कहते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है, और R की वैल्यू हमने पीछे अभी लिखी है ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो इन सब को पुट करें, N और T, N की वैल्यू मोल, R की वैल्यू J और T की वैल्यू केल्विन। पर ये मोल नीचे है, ये मोल ऊपर है, कैंसल, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल। ATM DM क्यूब किस चीज़ के बराबर है, हमने अभी ऊपर डिराइव किया, न्यूटन मीटर, जो कि जॉल के बराबर है। क्लियर हो गया, मतलब PV की यूनिट भी एनर्जी की यूनिट की तरह है और nRT की यूनिट भी एनर्जी की तरह है। अभी हम और को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं सिंपल वर्ड्स में। और क्या है, PV / NT। PV की यूनिट हमें पता है एनर्जी, हमने अभी कैलकुलेट की है, डिवाइड बाय NT, एनर्जी पर मोल पर केल्विन। इसका क्या मतलब है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 केल्विन। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इफ एनर्जी इज टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 केल्विन। इसका क्या मतलब कि अगर आइडियल गैस का 1 मोल है, उसका टेम्परेचर को चेंज किया जाए 1 केल्विन जितना, तो वो कितने एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, वो डिपेंड करता है उसकी प्रेशर और टेम्परेचर की यूनिट्स पर। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लिया जाए तो 0.083 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। अगर ऐसा यूनिट में लिया जाए तो 8.3 जॉल पर मोल पर केल्विन इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। हमें पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल, तो इसको अगर कन्वर्जन करें तो इसके नीचे डिवाइड कर देंगे 4.18, तो जवाब आएगा 1.9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट इस्तेमाल हो गई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।